नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुरु नानक जयंती के मौके पर शहर में निकला जुलूस, गुरुद्वारा में छाई रौनक। सीबीआई डीए मामले पर चर्चा के लिए डीकेएस दिल्ली में। कर्नाटक भाजपा राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र की मांग करेगी। सिलक्यारा सुरंग से बाहर आते ही 41 मजदूरों के लिए बाहर क्या है तैयारी। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर में गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई। सोमवार को शहर में रहे नानक झीरा गुरुद्वारे में विशेष भजन कीर्तन आदि की व्यवस्था की गई। जयंती के मौके पर खास रौनक छाई रही। गुरुद्वारा को देश भर से भक्त गुरुद्वारे पहुंचे। गुरुद्वारे में खास पाठ पढ़े जा रहे हैं। इस मौके पर एक जुलूस गुरुद्वारा से निकालकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस गुरुद्वारा पहुंचा। इसी बीच जुलूस के दौरान सिख समुदाय द्वारा निशान लेकर चलते रहे तो वही युवाओं ने करतब भी दिखाए। बड़ी संख्या में सिखों ने भाग लिया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार, जिन्होंने पिछली भाजपा सरकार द्वारा उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस लेकर कैबिनेट का समर्थन प्राप्त किया था, सोमवार को पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए नई दिल्ली का दौरा किया। नेताओं और अपने वकील के साथ हाल के घटनाक्रम के नतीजों पर चर्चा करने के लिए उनकी यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ सीबीआई मामले को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष जो अपील दायर की है उस पर 29 नवंबर को सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के फैसले से उन्हें यह समझने में मदद मिली है कि उनके दोस्त और दुश्मन कौन हैं। उन्होंने कहा, मैं अब मेरे खिलाफ जांच के लिए सीबीआई को दी गई अनुमति वापस लेने के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से बाद में इस बारे में बात करूंगा और हर बात का जवाब दूंगा। राज्य सरकार पर दिवालिया होने का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कोई भी काम करने के लिए फंड नहीं है। उन्होंने कहा, बेलगावी सत्र में भाजपा सरकार से राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करेगी। पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि राज्य सरकार सूखा प्रभावित तालुकों में किसानों को राहत देने में भी असमर्थ है और केंद्र पर उंगली उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे उसे सूखे के कारण संकट में पड़े लोगों से कोई लेना देना नहीं है। अशोक ने कहा कि केंद्र पर उंगली उठाने से पहले राज्य सरकार को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बात करनी चाहिए और सूखे से पीड़ित लोगों की मदद के लिए तत्पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के सोमवार को उनके सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन पर विपक्ष के नेता ने कहा कि इस तरह की कवायद करने के बजाय मुख्यमंत्री को कुशलता से काम नहीं करने वाले मंत्रियों की खिंचाई करनी चाहिए थी। भाजपा नेता ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए अपने मंत्रियों को तैनात करने के लिए भी मुख्यमंत्री की आलोचना की, जब राज्य सूखे से जूझ रहा है। उत्तराखंड में एक निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढह गया, जिससे 41 मजदूर अंदर फंस गए। घटना के बाद मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चलाया गया। हालांकि टीमों ने फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन एक के बाद एक चुनौतियां सामने आई। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पतन एक भूवैज्ञानिक गलती के कारण हुआ, जिसे कतरनी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग के लिए आपातकालीन निकास की सिफारिश करने वाले सरकारी दिशा निर्देशों के बावजूद कथित तौर पर भागने का कोई रास्ता नहीं था। सिलक्यारा सुरंग से निकाले जाने के बाद फंसे हुए श्रमिकों की चिकित्सा जांच और देखभाल के लिए चिन्यालीसौड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बिस्तरों वाला एक अस्पताल तैयार किया गया है। बचाव कर्मियों ने कहा कि अस्पताल पहुंचने के बाद श्रमिकों की विस्तृत चिकित्सा जांच की जाएगी। एक अधिकारी ने कहा कि बचाव अभियान पूरा करने के बाद हमारा ध्यान निर्माण की कमियों की पहचान करने के लिए व्यापक जांच करने पर केंद्रित होगा। घायल श्रमिकों को अस्पताल ले जाने के लिए साइट पर लगभग 30 एम्बुलेंस मौजूद थी। हिमालयी राज्य उत्तराखंड में निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने के बाद फंसे हुए लोगों को ले जाने के लिए एम्बुलेंसों को सुरंग के प्रवेश द्वार के मुहाने की ओर बढ़ते देखा गया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आने के बाद विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। इस बार वे मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया की यात्रा पर जाएंगे। जानकारी के अनुसार 8 से 14 दिसंबर तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान राहुल गांधी दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों का दौरा करने वाले हैं। वे मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया जाएंगे, जहां वे कुछ विश्वविद्यालयों में भारतीय प्रवासियों और छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। राहुल गांधी समय समय पर विदेशों का दौरा करते रहते हैं। इस साल का उनका यह चौथा विदेश दौरा है। उन्होंने हाल ही में सितंबर महीने में यूरोप का दौरा किया था। सांसदीय बहाल होने के बाद राहुल गांधी का यह पहला विदेशी दौरा था। 7 सितंबर को राहुल गांधी ने ब्रसेल्स यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की थी। 8 और 9 सितंबर को वे फ्रांस के दौरे पर थे। 8 सितंबर को उन्होंने यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और 9 सितंबर को फ्रांस के पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की थी। राहुल गांधी ने 10 सितंबर और 11 सितंबर को नॉर्वे में भारतीय प्रवासियों से संवाद किया था। इससे पहले राहुल गांधी ने मई के आखिरी सप्ताह में अमेरिका का दौरा किया था। इसके बाद राहुल गांधी लंदन गए थे। दोनों ही जगह उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। वहीं अपने विदेश दौरे पर प्रवासी भारतीय छात्रों के साथ मुलाकात के दौरान उनके भाषण को लेकर देश में काफी बवाल मचता रहा। राजनीतिक हलकों में इस सवाल को लेकर हलचल तेज हो गई कि कहीं वे इस दौरे में भी मोदी सरकार पर निशाना तो नहीं साधेंगे। उद्धव ठाकरे ने आज अपने आवास मातोश्री पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर खूब बरसे। यहां तक कि उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे को नालायक तक कह दिया। ठाकरे ने कहा कि जो नेता अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाता है वो नालायक है। ठाकरे ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में बेमौसम बरसात की वजह से फसलें बर्बाद हो गई हैं। करीब 100 मवेशियों की मौत हो गई है, लेकिन किसानों को मदद पहुंचाने के बजाय मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में घूम रहे हैं। सीएम खुद का घर छोड़कर अन्य राज्यों में घूम रहे हैं। आज सीएम तेलंगाना में है, क्या जाकर कहेंगे वहां कि कैसे गुवाहाटी, सूरत में गए थे। सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र के एक फुल 2 हाफ कहां हैं, जिनको डेंगू हुआ था वो कहां हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री पता नहीं किस राज्य में हैं। किसानों को फसल बीमा मिल नहीं रहा है। कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली वाले कोशिश कर रहे हैं। खुद को किसान का बेटा कहने वाले सीएम कहां हैं। बीजेपी वाले चुनाव वाले राज्य में रेवड़ियां बांट रही हैं। वहां 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कह रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी वाले क्यों दिखाई नहीं दे रहे। कई दिनों की प्रदूषण की मार झेलने के बाद आज की शाम दिल्ली वालों के लिए राहत लेकर आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में ठंडी हवा के साथ साथ बारिश हुई। इस बारिश ने वातावरण में प्रदूषण के प्रभाव को कम किया और ठंड का भी एहसास करा दिया। दिल्ली में रविवार से बादल छाए हुए थे। बीच बीच में सूर्योदय भी अपनी उपस्थिति का एहसास कराता रहा, लेकिन सोमवार की शाम को बादल बरसने लगे। बारिश का असर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर भी देखने को मिला। बरसात की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कई विमानों के मार्गों में बदलाव करना पड़ा। सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर खराब मौसम और हवाई यातायात की भीड़ के कारण गुवाहाटी से दिल्ली की विस्तारा उड़ान को जयपुर की ओर मोड़ दिया गया। एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में खराब मौसम के कारण दिल्ली आने वाली कुछ उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब सभी दल बेसब्री से 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया है कि राज्य के बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ की गई है। कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की है। हालांकि राज्य के जनसंपर्क विभाग ने इस घटना के बारे में अलग ही सच्चाई बताई है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने दावा किया था कि बालाघाट जिले के कलेक्टर ने स्ट्रांग रूम खुलवाकर बिना अभ्यर्थियों को सूचना दिए डाक मतपत्रों की पेटियां खोल दी। इसके बाद कांग्रेस ने निर्वाचन अधिकारी की भूमिका को संदिग्ध बताते हुए कलेक्टर को निलंबित कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। बालाघाट में पोस्टल बैलेट से खिलवाड़ के वीडियो वायरल होने के मामले में प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मामले में जारी हंगामे को देखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यवाही की है। उनके निर्देशों पर नोडल अधिकारी और तहसीलदार हिम्मत सिंह भवेदी को सस्पेंड किया गया। हालांकि इस मामले को जिला निर्वाचन अधिकारी सोर्टिंग की कार्यवाही बता रहे हैं।
वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ड्रग माफियाओं से अब देश के बड़े शैक्षिक संस्थान भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। नोएडा की सेक्टर 126 की पुलिस ने एमटी यूनिवर्सिटी व नोएडा स्थित अन्य शैक्षणिक संस्थानों की छात्र छात्राओं तथा आसपास रहने वाले लोगों को नशीले मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस रैकेट के सदस्यों के पास से भारी मात्रा में देसी व विदेशी मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। बीती सोमवार के दिन नोएडा पुलिस द्वारा सर्विस रोड ग्रीन बेल्ट के पास से नशीले मादक पदार्थ सप्लाई करने वाले रैकेट का भांडाफोड़ किया गया। ये तस्कर एमटी यूनिवर्सिटी व अन्य शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों को नशीले मादक पदार्थ सप्लाई करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से 25 से 30 लाख रुपए के मादक पदार्थ, 10 मोबाइल फोन, 3200 रुपए, 2 इलेक्ट्रॉनिक मशीन तथा नशीले मादक पदार्थों की सप्लाई में प्रयोग की जाने वाली एक कार, 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। छात्रों को नशीले पदार्थ की सप्लाई करने वाले गैंग के सरगना का नाम अक्षय कुमार है। आरोपी की पत्नी ताइवान में रहकर नौकरी करती है। ये लोग ताइवान से ओजी नामक मादक पदार्थ की सप्लाई करते हैं। ओजी एक विदेशी गांजा है जिसकी मादकता भारतीय गांजे से काफी अधिक होती है। वहीं दूसरा अभियुक्त नरेंद्र राजस्थान से देशी गांजे की सप्लाई लाकर एमटी यूनिवर्सिटी व एशियन लॉ कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को देता था। मादक पदार्थों की डिलीवरी हेतु निजी राइडर तैयार किए जाते हैं जो डिमांड पर मादक पदार्थों की डिलीवरी करते थे। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को युग पुरुष बताया है और उनकी तुलना महात्मा गांधी से कर दी। उन्होंने अपने देश के लिए किए गए विकास कार्यों का संदर्भ देते हुए पीएम मोदी की तारीफ में कई बातें कही। हालांकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जैन गुरु और दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र जी को समर्पित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। पिछली शताब्दी के महापुरुष महात्मा गांधी थे, इस शताब्दी के युग पुरुष नरेंद्र मोदी हैं। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा से हमें अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिलाया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को प्रगति के उस रास्ते पर डाल दिया है जिस पर हम सदैव देखना चाहते हैं। यदि हमारे देश में लोग ठान लें कि सड़क पर हमारा आचरण कानून के अनुरूप होगा तो दुनिया देखेगी भारत बदल गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर जो वाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बीते दिन मुंबई में श्रीमद राजचंद्र जी की जयंती समारोह को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि देश में बदलाव शिक्षा, समानता, अच्छे व्यवहार से आता है। विवाद, संवाद, चर्चा और विचार विमर्श से समृद्ध होने चाहिए। वहाँ व्यवधान और अशांति फैली है। इजरायल और हमास में जंग के बीच पहले 4 दिन और उसके बाद 2 अतिरिक्त दिन का संघर्ष विराम हो गया है। इस दौरान इजरायल ने फिलिस्तीन कैदियों और हमास ने इजरायली बंधकों को छोड़ा है। इसी बीच हमास द्वारा अगवा किए गए और मारे गए इजरायली नागरिकों के रिश्तेदारों ने ऑस्ट्रेलिया की संसद का दौरा किया है। फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास द्वारा अगवा किए गए तथा मारे गए इजरायली नागरिकों के रिश्तेदारों तथा एक दोस्त ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया की संसद का दौरा किया। इस दौरान इजरायली नागरिकों ने सभी बंधकों को मुक्त कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की पैरवी तथा इजरायल के युद्ध प्रयासों का समर्थन करने की मांग की। इजरायल के 5 नागरिकों का समूह कैनबरा में 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वहां के राजनेताओं से मुलाकात करेगा। इजरायली नागरिकों द्वारा ऑस्ट्रेलिया के 1 सप्ताह की यात्रा के दौरान सिडनी और मेलबर्न में समुदाय के लोगों के साथ अनुभव साझा करने की भी उम्मीद है। इलाड लेवी ने संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से कहा, हमारा लक्ष्य सबसे पहले बंधकों को वापस लाना है। लेवी की भतीजी रोनी एशेल सैनिक थी। पहले सोचा था
कि एशेल को हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल में घुसपैठ के दौरान अगवा कर लिया, लेकिन कुछ सप्ताह बाद उसकी मौत की पुष्टि हुई। लेवी ने कहा, हमारा दूसरा उद्देश्य हमास को खत्म करने के लिए इजरायल की कार्यवाही पर ऑस्ट्रेलियाई लोगों और ऑस्ट्रेलिया की सरकार का समर्थन प्राप्त करना है। भारत में जहां उत्तरकाशी में एक खदान में फंसे श्रमिकों तक पहुंचने के लिए दिवाली से मशक्कत की जा रही थी और मंगलवार 28 नवंबर की दोपहर उन तक सफलतापूर्वक पहुंचने में सफलता मिल चुकी है। लेकिन दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में खदान के अंदर 11 मजदूरों की मौत लिफ्ट गिरने से हुई। जानकारी के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में प्लैटिनम खदान में लिफ्ट गिरने से 11 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 75 मजदूरों के घायल होने की भी खबर है। दक्षिण अफ्रीका में प्लैटिनम की एक खदान में मजदूरों को नीचे उतारने के दौरान एक लिफ्ट अचानक से गिर गई। इससे 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। खदान संचालक ने मंगलवार को यह जानकारी दी। घटना उत्तरी शहर प्रेस्टनबर्ग की एक खदान में सोमवार शाम को घटी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गुरु नानक जयंती के मौके पर शहर में निकला जुलूस, गुरुद्वारे में छाई रौनक। सीबीआई डीए मामले पर चर्चा के लिए डीकेएस दिल्ली में। कर्नाटक भाजपा राज्य के वित्त पर श्वेत पत्र की मांग करेगी। सिलक्यारा सुरंग से बाहर आते ही 41 मजदूरों के लिए बाहर क्या है तैयारी। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद विदेश यात्रा पर जाएंगे राहुल गांधी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।